हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में कुछ ख्वाब सुहाने नोवेल की किस्त नंबर 3 को लेकर। अब जल्दी से नोवेल स्टार्ट करते हैं। शामिन, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अभी घर आया था और फ्रेश होकर इसका देर तक सोने का इरादा था, मगर आसिया बेगम के कहने पर उसे रुकना पड़ा था। मेरी प्यारी अम्मी के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। आप बताएं क्या बात करनी है, बल्कि आजकल तो आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। कितने दिन हो गए हैं आपकी गोद में सर रख कर बातें नहीं की मैंने। वो इनके कदमों में बैठकर लाड से बोल रहा था और किचन से यमुना ये मंजर देख रही थी। ऐसे मंजर इसके लिए हमेशा ही नाकाबिले बर्दाश्त होते थे। अच्छा, ये सब माँ से कह रहे हो? खुद जो हर वक्त बिजनेस और शोबिज़ में फंसे रहते हो। अम्मी ने बारी होती नज़रों से उसे देखकर कहा, अम्मी रोटियां बना ली हैं मैंने, खाना आलिया लगा देगी। मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। वो किचन के दरवाजे पर नमूदार हुई थी। चेहरे के बिगड़े जाविये मालूम हो रहे थे। ये कौन सा वक्त है सोने का? उन्होंने उसे घूरा। छोड़ें अम्मी आप, यमुना तुम जाओ। और अम्मी आप बताएं क्या बात करनी है आपको? उसने उसे जाने का इशारा किया और साथ ही अम्मी का ध्यान भी हमेशा की तरह उसने अपनी तरफ कर लिया। हर वक्त अपने नाज नखरे उठवाता है, मेरी फेवर करके बिला वजह मुझ पर एहसान करने की कोशिश करता है। वो जले दिल के साथ सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है ये, मत किया करो इसकी इतनी फेवर। शादी होकर उसे दूसरे घर जाना है, कैसे गुजारा होगा इसका? अम्मी हमेशा की तरह फिक्रमंदी से बोली थी। अम्मी क्यों बिला वजह अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती हो? अच्छी खांसी सुगड़ है और आप अभी से उसे ससुराल की फिक्र में हलकान करती रहती हैं। उसने आसिया बेगम को मुतमईन करना चाहा। मैं इसकी शादी का सोच रही हूँ और तुम कह रहे हो अभी इसकी फिक्र ना किया करो। खैर मुझे तुमसे इसके मुताल्लिक बात करनी थी। असल में मैं अब यमुना को रुखसत करना चाहती हूँ और साथ ही तुम्हारी शादी भी करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का बयान किया। अम्मी, यमुना की हद तक तो ठीक है, मगर मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। इसने फ़ौरन दामन बचा। मगर मेरी जान, मसला क्या है? इसमें एक साथ दो लड़कियां घर से रुखसत होंगी तो एक घर में दाखिल होगी। कुछ तो रौनक होनी चाहिए ना घर में। वो प्यार से इसकी पेशानी पर बिखरे बालों को संवारते हुए बोली थी। अम्मी, अभी तो मेरे करियर का स्टार्ट है, शादी के बारे में मैं अभी सोच नहीं सकता और अभी तो कोई लड़की मुझे पसंद भी नहीं है। आप फ़िलहाल सिर्फ सबूरा की शादी की फ़िक्र करें। मेरी शादी का ख्याल अगले चंद सालों तक दिल में लाएं भी नहीं। बड़ी टफ रूटीन है मेरी फ़िलहाल, मैं इस शादी की गुंजाइश में नहीं। वो किसी भी तरह अभी शादी के लिए तैयार नहीं था, मगर वो उसे कायल करना चाहती थी। अम्मी समझे ना मेरी मजबूरी। अभी टाइम कहाँ है मेरे पास इन बखेड़ों में पड़ने का। वो इनके इसरार पर बेबसी से बोला। अच्छा ठीक है, और हाँ, यमुना का एक प्रपोज़ल आया हुआ है, लड़का वकील है। वो दोबारा यमुना पे आ गई। वैसे अम्मी, आप कुछ जल्दी नहीं कर रही हैं? अभी तो वो बहुत छोटी है। वो इसके नाराज से चेहरे को याद करके बोला। क्या हो गया है तुम्हें? पूरे 21 साल की हो गई है वो। मुझे तो हर वक्त इसकी फ़िक्र लगी रहती है। वो रिवायती मायों वाली फ़िक्र से बोली थी। अच्छा, तुम ज़रा असजद से मिल लो, अच्छी सुलझी हुई फैमिली है। सज्जाद से हमारी 1-2 मुलाकात हुई हैं, तुम मिल लो, फिर हम बात फाइनल करते हैं। आप फ़िक्र ना करें, मैं जल्द ही मिल लूँगा उससे। उसने अम्मी को मुतमईन कर डाला। सज्जाद से मिलकर शामिन मुतमईन हो गया था और इसने आसिया बेगम और फ़ारूक साहब को भी इत्मीनान दिलाया कि ये हर लिहाज से बेहतरीन प्रपोज़ल है। ओके की रिपोर्ट मिलते ही आसिया बेगम भी फॉर्म में आ गई थी। उनका इरादा था कि वो सबूरा के साथ ही उसे भी रुखसत कर दें। सबूरा उससे बड़ी थी और उसका रिश्ता जर्निस खाला के चौथे नंबर वाले बेटे दानिश से तय था और अगले महीने इसकी शादी मुतवक्का थी। मगर
घर में सबको ही सज्जाद का रिश्ता अच्छा लगा था। शाम को इनका इरादा था कि वो सज्जाद के घर फ़ोन करके अपनी हाँ में राय दे देंगे, मगर इससे पहले ही जरनिस खाला का फ़ोन आ गया। बड़े अफसोस की बात है आसिया, तुमने यमुना के लिए लड़का ओके भी कर दिया और मुझसे राय तक लेना गवारा नहीं किया। इनके सरसरी तौर पर बताने पर जरनिस खाला ने छोटी ही खफगी का इजहार किया। आपा अभी हाँ नहीं की और जाहिर है आपसे पूछे कर ही बात आगे बढ़ाएंगे। असल में यमुना के पापा और ताया ताई को कोई एतराज़ नहीं है, तो मुझे लगा बाकी सबको हाँ। जब ही तुमने सोचा बाकी सबसे पूछने की या राय लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार जरनिस खाला बुरी तरह नाराज़ हुई थी। आसिया बेगम कुछ देर के लिए खामोश रह गईं। यमुना के सिलसिले में तुमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया है आसिया, लेकिन खैर अगर तुम्हें गलत ना लगे तो और तुम बुरा ना मानो तो यमुना के लिए मेरे पास भी एक प्रपोज़ल है। वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोली थी। आपके पास? आसिया ने ठिठक कर कहा था। हाँ, मगर आसिया गलत मत समझना, सामिन तुम्हारा बेटा ही है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम यमुना और सामिन के बारे में सोचो। वो हैरान रह गई। इनके वहम व गुमान में भी ना था कि वो ऐसी बात कह सकती हैं। मगर आपा ये कैसे मुमकिन है? वो शशदर थीं। क्यों मुमकिन नहीं है? बच्चे जानते हैं कि वो बहन भाई नहीं है। बेशक सामिन तुम्हारा बेटा है, मगर यमुना सामिन के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, और इस तरह तुम्हारी इकलौती बेटी भी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। वो तो पहले से ही सब कुछ सोचे बैठी थी। मगर आपा शामिन और यमुना वो ये सोचने पर भी मुतहम्मिल ना हो सकती थी। क्यों, शामिन में कोई कमी है? नहीं आपा, शामिन में कोई कमी नहीं है, लेकिन यमुना। उनकी बात पर जरनिस खाला को शदीद किस्म का गुस्सा आया था। तो फिर सुनो, यमुना में भी कोई कमी नहीं है, और जिस तरह तुम सोचती हो ना उस तरह तो तुम्हें दुनिया की हर लड़की में सामिन कम ही लगेगी। तुम लोगों ने उसे हद से ज़्यादा अहमियत दी है। अगर फैसले का इख्तियार उस पर छोड़ा गया ना, तो वो यकीनन अपने साथ टीवी ड्रामों में से काम करने वाली किसी लड़की को तुम्हारी बहू बना देगा। उन्होंने बिगड़कर अच्छी खासी सुना दी थी। मगर आपा मैंने तो शामिन के लिए आलिया को सोच रखा था, आसिया ने साफ गोई से बताया था। माना उनकी अपनी बेटी हुस्न व खूबसूरती में सामिन के बराबर नहीं है, तो उससे किसी तौर पर कम भी नहीं थी, मगर घरदारी और एहसास जिम्मेदारी से उनके ख्याल में यमुना का वास्ता नहीं था। जबकि आलिया जहाँ खूबसूरत थी वहाँ उसमें ये दोनों चीज़ें भी थीं, और यही उनका सामिन से मोहब्बत का सबूत था कि वो उसके लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करना चाहती थी। उनकी मोहब्बत में न पहले किसी किस्म की गर्ज थी न अब आई थी। तुमने और सामिन ने क्या सोच रखा है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, और अगर तुम्हें सामिन पर एतराज़ है तो फिर तुम शहरान के बारे में सोच सकती हो। शहरान भी मेरा ही बेटा है। तुम अच्छी तरह सोच लो, फारूक से मशवरा करो, फिर बात करना, और जो प्रपोज़ल है उसे ख़त्म करो। उन्होंने दो टुक बात करके फ़ोन बंद कर दिया। शामिन और यमुना वो बड़ी उलझन में पड़ गई थी। उन्हें अपनी बेटी अपने लाडले के लिए गैर मुतवज्जा लग रही थी, और फिर सज्जाद की फैमिली से माजरत कर ली गई। उनके इनकार से सभी हैरत में पड़ गए थे। अगर नरगिस खाला का इरादा यमुना को अपनी बहू बनाना था तो आसिया बेगम उन्हें इनकार करने की सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने अपना लख्ते जिगर उन्हें सौंपा था। अगर वो यमुना को मांग रही थी तो क्या हुआ, उन्होंने तो यूं भी उसे रुखसत करना ही था, और वो अपनी बहन को नाराज़ नहीं कर सकती थी। उन्हें शहरान या यमुना के लिए मौजूदा लगा, और वो अपने फैसले पर मुतमईन हो गई। शादी में सिर्फ 1 माह रह गया था। नरगिस खाला अपनी आधी फैमिली के साथ कराची आ गई थीं। बाकी आधी फैमिली कुछ दिनों बाद आने वाली थी, जिसमें तजम्मुल, इंकार और जरनिस खाला के बड़े बेटे अहमद की फैमिली के साथ साथ सहरान और फरजान भी शामिल थे।
नरगिस खाला का इरादा सबूरा आपी को रुखसत करवा कर ही जाना था। कराची में उनका ससुराल था, अब भी वो वहीं ठहरी हुई थीं, सो रिहाइश का तो नरगिस खाला को कोई मसला ना था। वो आती तो ज़्यादातर ससुराल में ही उनका क़याम होता था। दोनों तरफ शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर पर थीं। सारा दिन ढेर सारा काम करने के बाद भी उसे रात को नींद ख्वाब तंग करके आती थी, और फिर वो ख्वाब जो मंतों से बलाई गई नींद को लम्हों में फ़ौरन चकनाचूर कर देते थे। आज भी बमुश्किल 3 बजे उसकी आँख लगी थी और 3:45 बजे दोबारा उसने ख्वाब की महारानी से उसे जगाना पड़ा। उसका रिजल्ट कब का आ चुका था। साजिया ने तो जॉब भी शुरू कर दी थी और वो पता नहीं किन चक्करों में फंस गई थी। अम्मी के सामने एक ही बार जॉब करने की ख्वाहिश ज़बान पर लाई थी तो वो कुछ सुनने को मिला कि ये सब ख्याल ही से निकल गया। चंद रोज़ कबल इसका सुकून अम्मी और ताई अम्मी की बातों ने मज़ीद गारत कर दिया था। वो तो हैरान रह गई थी कि अम्मी ने इसके लिए सहरान का इंतखाब किया था। वो उससे इतनी बेजार थी कि वो इसे इतनी दूर भेजना चाहती थी, अपनी इकलौती बेटी को। वो लाडली ना सही मगर इकलौती तो थी ना। और अम्मी के सामने वो किसी भी किस्म की सदाए एहतजाज बुलंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, मगर वो खुद को इस रिश्ते के लिए खुद को आमादा नहीं कर पा रही थी। सबूरा आपी की शादी की तैयारियों में उसकी दिलचस्पी सफर रह गई थी। सबूरा आपी का शरारा सिलकर आ गया था, मगर कमीज़ खासी ढीली थी। हालांकि खाला ने शहर के बड़े बुटीक से ऑर्डर पर बनवाया था। आगे पैसे लेते हैं ये लोग और फिर भी काम ख़राब कर देते हैं। तुम कमीज़ भिजवाओ, मुझे उसी से ठीक करवाऊंगी। इतनी तो लूज़ कर दी रहे ये। कोई बात नहीं खाला, ताई अम्मी कह रही हैं कि हम अपने टेलर से ठीक करवा लेंगे। यमुना खाला को बताकर ही पछताई थी। अब अम्मी से डांट पड़ने का पूरा इम्कान था। अम्मी और ताई अम्मी दोनों ने ही मना किया था कि खाला को ये बात नहीं बताई जानी चाहिए। इनका ख्याल था कि लड़की के ससुराल से आई चीज़ों में कोई नुक्स ना निकालना जाना चाहिए, मगर वो खाला के पूछने पर अपनी बेसगलती में बता चुकी थी। और फिर वो ही हुआ जिसका उसे डर था। उसने उस वक्त तो खाला को टाल दिया था, मगर जिस वक्त खाला ने दोबारा फ़ोन किया तो बातों बातों में उसका भी जिक्र कर दिया। फिर सब हस्बे मामूल अम्मी से अच्छी खासी इज्जत अफजाई भी हुई थी, जिसके बगैर आज तक कोई दिन नहीं गुजरा था। क्या हुआ अम्मी, खैरियत? सामिन की आमद भी हमेशा की तरह लाजिम थी। मौक़ों पर पता नहीं वो कैसे मौजूद होता था। उसे सामिन की मौजूदगी से शदीद हतक का एहसास होता था। वो अम्मी की डांट से ज़्यादा सामिन की हमदर्दी से खायफ होती थी। अरे मैं तो इस लड़की से तंग आ गई हूँ, अम्मी ने उसे बुरी तरह घूर कर कहा था। तो सामिन ने उसकी जान बख्शी कराई। अम्मी गुस्से में होती तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने बारे में कोई वजाहत या सफाई दे सके, या फिर ऐसे मौक़ों पर उनके सामने से हट जाए। और उसकी खामोशी से इनका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता था और वो खामोशी से किचन में आ गई, जहां आलिया ने उससे हमदर्दी से देखा था। तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। आलिया का अंदाज उसे मज़ीद शर्मिंदा कर रहा था। नहीं, मैं कर लूँगी अपना काम। वो कह नहीं सकी थी कि तुमसे अपना काम करवा कर मुझे मज़ीद अपनी शामत नहीं बुलानी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये किस्त आपको? मिलते हैं हम अगली किस्त में आपसे इंशाअल्लाह। अब कल मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।